Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning. Let we start. हम लोग स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, सभी मित्रों को नमस्कार, आवा दीदी को नमस्कार, अभय सर को नमस्कार, जितने छात्र हैं, जितने छात्राएं हैं, सबका स्वागत है, सबको नमस्कार. आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जी की जयंती है, आज शरद नवरात्रि का सप्तमी भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और तीनों आज संडे के दिन है. तो आज आदमी पूरी तरह से छुट्टी में भी है और नवरात्रि के मौसम में गांधी जी के अहिंसात्मक दिवस पे, शास्त्री जी के दिन पे सभी लोग जुटे हुए हैं और इसमें सबका स्वागत, सबको शुभकामनाएं. ये हम होंगे कामयाब सेशन का आज 18वां सेशन है. 5 जून 2022 से आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह सर की प्रेरणा से शुरू किया गया यह हम होंगे कामयाब सेशन अपने गरीब, मेधावी, इनर्जेटिक छात्र छात्राओं को जो पढ़कर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं भी हो, ग्रामीण लेवल में, किसी भी लेवल में, उनके पास पहुंचने के उद्देश्य से ये हम होंगे कामयाब 5 जून 2022 से शुरू किया गया पहला सेशन एवरी संडे को. तो उसका आज 18वां सेशन है. इसमें हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं डिफरेंट एरिया से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, राजस्थान से है, बिहार से है और दिल्ली से है. तो एक वैरायटी है. रूरल रिमोट एरिया से है, ऐसे गांव से है जो एकदम रूरल है, रिमोट है. और आज एक मनु कुशवाहा है, वो उस एरिया से है जहाँ पे गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह किया था. तो हमारे इस पूरे फील्ड में सभी लोग हैं, सबका स्वागत है, सभी बढ़िया से पढ़ते हैं. और आदरणीय आभा सिंह दीदी जो आज पैनल में है हमारे यहाँ, वो IARS ऑफिसर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है और उन्होंने काफी PhD भी किया, एजुकेशन भी काफी बढ़िया है और बच्चों का एक सेशन उन्होंने पहले भी लेके इनकरेज किया है. तो आज पुनः वो गांधी जयंती पे बच्चों को आशीष देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए स्वयं मौजूद हैं. और अभय सिंह सर जो रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं और विदेशों में भी जाके इन्होंने ट्रेनिंग दिया है और काफी गेन किया है. इनका गांधी जी के ऊपर बढ़िया थॉट भी है, बढ़िया विचार भी है. तो इन्होंने भी बच्चों को गाइड किया और इनका एक ऑप्शन था कि क्यों ना 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पे हम कुछ छात्रों के साथ चर्चाएं करें, जिससे उनकी बातें हम सीखें, हमारी बातें वो सीखें और हम दोनों की बातें हमारे और लोग जिसके पास जाएगा वो सीखें. इस उपलक्ष्य में आदरणीय अभय सिंह साहब ने 10 दिन पहले 21-22 तारीख को हमारे छात्रों को 6 टॉपिक दिया था कि उसमें आप निबंध लिखें. वो टॉपिक क्रमशः है सत्य और अहिंसा, गांधीवाद के 2 स्तंभ. दूसरा टॉपिक है सत्याग्रह, संघर्ष का हथियार. तीसरा टॉपिक अभय सर ने दिया था सर्वोदय की विचारधारा. चौथा टॉपिक अभय सिंह साहब ने दिया हिंद स्वराज और ग्रामीण आत्मनिर्भरता. 5वां टॉपिक दिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की रणनीति. 6ठा टॉपिक इन्होंने चूज किया था गांधी एक जननायक. ये 6 टॉपिक हम लोगों ने 10 दिन पहले अपने छात्रों को सर्कुलेट किया था और उनसे कहा था कि आप लोग इस पे विचार करें और अपने निबंध लिखें, क्योंकि सिविल सर्विसेज हो, स्टेट सर्विसेज हो, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें लिखने की कला सीखनी ही पड़ती है. तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता. तो इसको अभय सिंह सर के इस आह्वान को बच्चों ने लिया और काफी बढ़िया तरीके से उन लोगों ने लिखा. और ये हर्ष का विषय है कि हर बच्चे ने, कुछ लोगों ने हिंदी में लिखा, कुछ लोगों ने इंग्लिश में लिखा और बढ़िया अपने विचार दिए, जिसको पढ़ के मुझे भी लगा कि ऐसे विचार तो मुझे भी नहीं थे जैसा इन बच्चों ने दिया है. उन सारे आर्टिकल्स को, उन सारे निबंध को अभय सिंह साहब ने सैटरडे को एनालाइज किया, टोटल उसका इवेल्युएशन किया. इवेल्युएशन करने के बाद जितने बढ़िया लेख आए हैं, एसेज आए हैं, उनको इन्होंने संग्रहित करके 6 पार्ट में बनाया कि ग्रुप बना दिया. और वो जिन जिन लोगों ने लिखा था उसको बोला गया कि आप आज ऑनलाइन, आप उसको आज ऑनलाइन प्रेजेंट करो. तो ये जिन बच्चों के, जिन लड़कों के, जिन बच्चियों के नाम हैं, ये एक एक करके आज उसको प्रेजेंट करेंगे
और उसमें और जितने और लोग हैं वो अगर चाहे तो उनके निबंध खत्म होने के बाद उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन करने में वो रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने में अभय सिंह सर और आभार दीदी भी पूरी तरह से मदद करेंगे, अपना ब्लेसिंग देंगे। तो इसकी शुरुआत होगी। 6 ग्रुप है। पहला है अभिनव और विक्रम मौर्य का सत्य और अहिंसा गांधीवाद के 2 स्तंभ पर। इसमें एक त्रुटि है, विक्रम का नाम एक्चुअली विकास है, विकास मौर्य सतना से लड़का है, तो वो है सत्य और अहिंसा। अभिनव नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभिनव की तबीयत खराब है, वो थोड़ा सा हॉस्पिटल में है। दूसरा है सत्याग्रह संघर्ष का हथियार, जो मनु कुशवाहा है, बिहार के चंपारण एरिया में रहते हैं, वहां से ज्वाइन करेंगे। सर्वोदय की विचारधारा तीसरा है, जिसमें राजरेखा और सफगान ज्वाइन करेंगे। चौथा है हिंद स्वराज और ग्रामीण आत्मनिर्भरता, जो गांधीनगर से राहुल राज है वो ज्वाइन करेंगे। पांचवा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की रणनीति, ये दिल्ली में रहने वाले मऊ के हमारे श्री विजय मौर्य हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं दिल्ली में रह के, वो इंजीनियर हैं, वो ज्वाइन करेंगे। छठा है गांधी एक जननायक, इसमें 2 हमारी बच्चियां हैं, एक रश्मि है आगरा से और दूसरी अनामिका है सतना से, ये दोनों ज्वाइंटली करेंगे। तो क्रमशः अब मैं एक एक करके अभय साहब को दूंगा और अभय साहब से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहला जो टॉपिक है सत्य और अहिंसा गांधीवाद के 2 स्तंभ, इसमें अभिनव तो नहीं रहेंगे, विक्रम रहेंगे, लेकिन विक्रम अभी थोड़ा सा 5 मिनट लेट करेंगे तो इनको सेकंड टॉपिक पर रखेंगे। सेकंड में जो सत्याग्रह संघर्ष का हथियार है मनु कुशवाहा, उनसे आप शुरू कर सकते हैं और क्रम वाइज चलेंगे। तो नाउ हैंडेड ओवर टू अभय सर। अभय सर आभा रानी दीदी का स्वागत करते हुए लेट यू स्टार्ट। हमारे पास 3 लिंक है, तीनों लिंक दिया गया है, 1 बाय 1 तीनों लिंक को ज्वाइन करेंगे। लेट यू स्टार्ट। स्वागत अभय सिंह सर। हाँ, तो आज का दिन न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में एक अपना स्थान रखता है, क्योंकि उस व्यक्ति का आज जन्म तिथि है उनकी, जो कि न केवल भारत बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों को उन्होंने एक संदेश दिया कि बिना किसी हिंसात्मक कार्रवाई के किस तरह से हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और कई देशों के नेताओं ने इस आधार पर चलकर आजादी प्राप्त की। और गांधी की जो मूर्ति है और उनकी जो प्रतिष्ठा है वो विश्व के हर कोने में है। और मैं आपको बताता हूं कि लगभग 103 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई है, कहीं न कहीं, कहीं किसी विश्वविद्यालय में, कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर, या कहीं जो वहाँ का राजभवन है उस देश का, उसके आगे। तो इस तरह की उनकी लोकप्रियता है पूरे विश्व में। और गांधी को समझने और उनके बारे में जानने का जो तरीका है, उनके बारे में अध्ययन करने का, तो गांधी ने ही खुद कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और तो उनकी जो विचारधारा है, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो जब से वो भारतवर्ष आए दक्षिण अफ्रीका से दोबारा, तो पूरा का पूरा जो भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, वो कुछ नहीं बल्कि गांधी जी की एक जीवनी है। और भी गांधी जी के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी एक आत्मकथा है, सत्य के मेरे कुछ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको एक ईमानदार आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। 2 आत्मकथाएं हैं जो मैं आप लोगों को सलाह देता हूं पढ़ने की। एक गांधी जी की आत्मकथा है और दूसरी है बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा। तो जितनी ईमानदारी के साथ ये दोनों आत्मकथाएं लिखी गई हैं, तो विश्व में उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई उसका अन्य उदाहरण नहीं है। और ऐसे पर्सनालिटी को नमन करते हुए, और साथ में आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कि ईमानदारी के प्रतीक थे, कर्मठता के प्रतीक थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और जैसा बताया गया हम लोगों को कि सप्तमी का दिन है आज, उस तरह से भी काफी शुभ दिन है। तो इस पर हम लोग आरंभ करेंगे। जो दूसरा विषय है, सत्याग्रह एक हथियार के रूप में। तो जो भी इस विषय पर प्रेजेंट करने वाले हैं, तो कृपया अपना
जो भी अपने विचार हैं अपना विषय के हिसाब से वो रख सकते हैं। और जब वो खत्म करेंगे, 10 मिनट का समय है, जब वो खत्म करेंगे तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। और फिर हमारे बीच में आभा रानी सिंह हैं जो कि जिनकी शिक्षा दीक्षा जेएनयू से हुई है, और उनका पेपर रहा है इंडियन थॉट, इंडियन थिंकर्स। तो उसमें महात्मा गांधी भी एक बहुत बड़े थिंकर के रूप में जाने माने हैं हमारे देश में और विश्व में भी। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अभी पेपर भी कुछ लिखा है, और भी बहुत सी जानकारी गांधी के बारे में वो देने वाली है। तो सबसे पहली शुरुआत हम करें, तो प्लीज। मनु कुशवाहा। हाँ मनु, मनु जी। जी सर। हाँ प्लीज। आपका टॉपिक है, आप कहां से बोल रहे हैं और बोल के आप शुरू कीजिए, कहां पे हैं जी। वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। जी सर, ऑन है। इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी सम्माननीय व्यक्तियों को नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, तो हम इस पर एक निबंध लिखे थे जो इस प्रकार है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ। गुजरात, पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। यह एक भारतीय वकील थे तथा ये उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी तथा राजनीतिक नैतिकतावादी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया और बाद में नागरिक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को आमतौर पर राष्ट्रपिता और बापू कहकर पुकारा जाता है, और इन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले से सत्याग्रह की शुरुआत सन 1947 ईस्वी से की थी। सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून भंग शुरू करने तक संसार निशस्त्र प्रतिकार और अहिंसक युद्ध नीति से ही परिचित थे। इनकी वजह से काले और गोरे के बीच भेदभाव था। यह प्रतिरक्षी की शक्ति हमसे अधिक है तो निशस्त्र विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे अहिंसा को मानते थे, वे इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी को इस प्रकार की युद्ध नीति पसंद थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन को कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य को पकड़े रहना और उनके साथ अहिंसा को अपना मानना। अन्याय या सर्वदा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना। सत्याग्रह का मूल लक्षण हमें सत्य का पालन हुए निर्भरता पूर्वक मृत्यु का वर्ण करना चाहिए, और मरते मरते भी इनके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उनके प्रति क्रोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, वे अहिंसावादी थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के एवज में चलाया जाता है। अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य
तक पहुंचने और उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है। और गांधी जी के ही शब्दों में अहिंसा किसी को चोट पहुंचाने की नकारात्मक वृत्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह सक्रिय प्रेम की विधायक वृत्ति है। सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाने की बात है, सत्याग्रह का पालन करते हुए मृत्यु का वरण की बात है। सत्याग्रह और अहिंसा के पुजारी के शास्त्रागार में उपवास सबसे शक्तिशाली शास्त्र है, जिससे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेती। उसके लिए उपवास अनिवार्य है, मृत्यु पर्याप्त कष्ट सहन, और इसलिए मृत्यु पर्याप्त उपवास है कि सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र है। परंतु अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करे तो वह त्याज्य है। सत्याग्रह एक प्रतिकारी पद्धति ही नहीं, एक विशिष्ट जीवन पद्धति भी है, जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्रह्मचार्य, सर्वधर्म समभाव आदि एक दास व्रत है, जिसके व्यक्तिगत जीवन इन व्रतों के कारण दूसरों शुद्ध नहीं है, वह सच्ची सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसलिए विनोबा भावे इस व्रतों को सत्याग्रह निष्ठा कहते हैं। आज दुनिया में विभिन्न कोनों में सत्याग्रह और अहिंसा प्रतिकारों के प्रयोग नियंत्रण चल रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध में हजारों युद्ध नीति पैसिफिक सेना में भर्ती होने की बजाय जेलों में गए। महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न प्रकार के सत्याग्रही आंदोलन इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को जन्मे विरोधी को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोधक पर आधारित था। ये पश्चिमी चंपारण की 3 कठिया पद्धति को उन्होंने खत्म किया। दूसरा, असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई जागृति प्रदान की। नमक सत्याग्रह उन्होंने किया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 में साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़ कर जाने के लिए अंग्रेज को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो का शुभारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने अंतिम निष्कर्ष मैं यही व्यक्त करना चाहूंगा। गांधी जी के सत्याग्रह के विचार ने कई तरह से भारत को अपनी स्वतंत्रता जीतने में मदद की है। सत्याग्रह को कई लोगों ने अपने उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए एक उपकार के रूप में अपनाया। उदाहरण के लिए नॉर्वेजियन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों के खिलाफ एक प्रभावी अहिंसक प्रतिरोध अपनाया। आज भी सत्याग्रह के विचार को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों द्वारा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनाया देखा जा सकता है। तो धन्यवाद।
हेलो, अगर ये आभा रानी जी सुन रही हैं तो इस पर सत्याग्रह का जो कंसेप्ट है उस पर अपने विचार और इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझा जाए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें बता सकती हैं, और जो इन्होंने प्रेजेंट किया इसमें अगर कुछ छूट गया हो या और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। अच्छा, ठीक है। मनु जी, आपका जो प्रयास था वो बहुत अच्छा था। आपने कई चीजों को उसमें कवर करने की कोशिश की सत्याग्रह में। थोड़ा सा ये था कि वो ज्यादा आपने गांधी जी के विचारों को ज्यादा ध्यान दिया और उसका एप्लीकेशन पार्ट पे आप ज्यादा जो है वो जोर नहीं दे पाए, क्योंकि जो ये सारे सत्य हिंसा या सत्याग्रह की जो अवधारणा है, सबसे बड़ी बात गांधी जी के बारे में ये है कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली यूज किया। ठीक है, अपने इसके लिए जो भी वो प्रयोग कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में, उसके लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। जैसा कि आपको भी पता होगा कि विवेक इको क्यों हो रहा है? आवाज इको हो रही है विवेक? क्या? यस सर वही कर रहे हैं, बहुत सारे वो आपका भी है ना, इसलिए हो रहा है। अब हो गया होगा। मैम का 2 जगह ऑन है, 2 जगह वो हुआ है ना लिंक। आवाज आ रही है अब? यस मैम क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको भी पता है कि ये सारी जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी ने अपने स्वदेशी विचार से ली थी, जिसको कि हम जो कि ऑलरेडी बुद्धिज्म और जैनिज्म में ऑलरेडी ये सारे विचार जो है सत्य अहिंसा के, और जो मनु जी ने और काफी अपरिग्रह अस्तेय वगैरह की जो चर्चा की थी, वो ऑलरेडी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में किसी न किसी रूप में वो ऑलरेडी था, और महात्मा गांधी ने भी वहीं से इसको ग्रहण किया था। उसके अलावा जो एक बात आती है सत्याग्रह के बारे में, जो आपने ये कहा सत्य और आग्रह 2 चीजों से मिलके बना है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य पे टिकना, सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प, एडहेरेंस टू द ट्रुथ, राइट। तो ये होता है सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग ये है। तो चाहे कुछ भी हो, हम जो सत्याग्रही वो मनुष्य होता है जो कि सत्य पर दृढ़ रहे, उस मार्ग से वो आगे जो है वो ना टले। ये है सत्याग्रह का जो असली मीनिंग। दूसरी चीज क्या है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग किया था जब वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने इसको शुरू किया था अपने आंदोलन को। तो जब आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, इसका नाम रखा था पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस इसका नाम रखा था उन्होंने। तो पैसिव रेसिस्टेंस में वो बात नहीं आ पाती जो सत्याग्रह में आती है। ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम किसी ने हमारे ऊपर कोई जो अत्याचार हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं, राइट। उसमें एक विरोध का स्वर जो है, नकारात्मकता ज्यादा था। और जब हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो उसमें सकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं, क्योंकि सत्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जब वो इंडिया आए, हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने उसको कहा कि ये पैसिव रेसिस्टेंस से इसको बदल के उन्होंने इसका नाम रखा सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब ये हो गया कि वह मनुष्य सत्याग्रही होगा जो कि सत्य पे दृढ़ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो सत्याग्रही बनने आते थे, आपने उनमें से कुछ नियमों का उल्लेख भी किया, और उनको गांधी जी जो है उनको वचन दिलाते थे कि आप सत्याग्रही तब बनोगे जब आप इन सारी चीजों का वचन लोगे और इनको पालन करने का आप हमें वचन दोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके सत्याग्रही बन जाएगा।
तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या कहा था कि आपके पास नॉन पोजेशन जो कि अपरिग्रह को जमा नहीं करना है, आपकी अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करें, आप उसमें अपने आप को जीने की आदत डालें। जब आप कभी अगर आपको मौका मिलता है और जब आप साबरमती आश्रम जाएं या वर्धा आश्रम जाएं जहां गांधी जी ने काफी वक्त बिताया था, आप देखेंगे कि उनके पास जो पोजीशन के नाम पे एक थाली थी, एक लाठी है, एक चरखा है, एक चश्मा है और एक घड़ी है। गांधी जी की समय निष्ठा जो है वो काफी अपने आप में बड़ी पॉपुलर चीज हुआ करती थी। वो कभी भी जो है अपने समय से बिल्कुल देर नहीं करते थे, मिनटों की भी देर वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ऐसी चीजें गांधी जी कहते थे कि वॉलंटरीली आप जो है वो गरीबी को अपनाओ। उसके बाद सत्य, अहिंसा, उसके बाद चोरी नहीं करना, आपको कोई चीज संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजों का हर एक सत्याग्रही को वचन देना पड़ता था। तभी आप एज ए सत्याग्रही, आप गांधी जी के अनुयायी हो सकते हो, फॉलोवर हो सकते हो, मगर आप सत्याग्रही तभी होगे जब आप इन 5 चीजों का वचन दोगे। उसके अलावा उन्होंने और भी अपने जो लेख में कुछ और चीजों के गुणों की चर्चा की है, जैसे कि वो विनम्र हो, उसके अंदर जो है सुनने की कला हो। गांधी जी खुद भी, आपको पता होगा कि सोमवार के दिन मौन व्रत रखते थे। उस दिन वो बात नहीं करते थे। वो कहते थे मौन व्रत में 2 चीजों के लिए करता हूँ, एक तो मुझे सुनना है, दूसरी चीज अपनी जो एनर्जी है उसको वापस रिस्टोर करना है और अपने चिंतन मनन के लिए थोड़ा वक्त निकालना है। उसके अलावा उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए, उसमें सेक्रीफाइस होना चाहिए, उसमें जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। तो ये सब चीजें गुण उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए जो है उन्होंने नियत किए थे। और सत्य, जो जहां तक सत्य का सवाल है, तो सत्य को तो उन्होंने ईश्वर के बराबर ला खड़ा किया, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है। अगर आप सत्य को मानते हो इसका मतलब आप ईश्वर को मानते हो। अगर सत्य की उपासना करते हैं तभी आप ईश्वर की उपासना करते हैं। तो उन्होंने सत्य को अपना जो है वो पूरा, जो उनकी जिंदगी है, आप उनकी किताब पढ़ेंगे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो सत्य के मेरे प्रयोग, उसमें उन्होंने हर चीज अपनी बताई है। और उन्होंने कहा कि सत्य से कैसे सत्य के कॉन्सेप्ट ने उनको ईश्वर के नजदीक लाया और वो उसको ही ईश्वर समझते थे। और उन्होंने कहा कि अगर जब हमारे अंदर सच की भावना नहीं आएगी तब तक हम ईश्वर के करीब नहीं हो सकते, और अगर हम ईश्वर के करीब नहीं होंगे तो हम उनकी संतान से प्रेम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि मेन थीम जो उनके पूरी विचारधारा का है वो सत्य ही है। और उन्होंने कहा कि जब तक आप सत्य पे नहीं चलेंगे आपका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और अहिंसा के लिए, जैसे मनु ने भी काफी चीजें कवर करी हैं, तो अहिंसा के लिए उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अहिंसा का मतलब जैसे कि रिलीजन में है कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया सामाजिक बदलाव के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए, आर्थिक बदलाव के लिए, जो कि इसके पहले जो कभी किसी विचारक ने इसका प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया कि अगर कोई मेरे ऊपर अन्याय होता है तो मैं उसका प्रतिरोध करूंगा, लेकिन अन्याय करने वाले के ऊपर हिंसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों को हम तभी जीत सकते हैं जब हम उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें। और प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हम सत्य पे आधारित अपना आचरण करेंगे। तो गांधी जी के विचार में ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चाहे आप सत्य लें, चाहे अहिंसा लें, या सत्याग्रह लें, या सर्वोदय, आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी चीज में कोई जो है वो अलग से आप उसको नहीं देखते हैं। जैसे कि उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मीन्स एंड एंड का। मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसको किस रास्ते से आप पाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी चीज की इच्छा, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए भारत के लिए, तो उसके लिए क्या मीन्स हो सकता है? अगर वो हिंसा का काफी विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम हिंसा से अपनी आजादी पाएंगे
तो क्या होगा कि हिंसा हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होगी और हिंसा से नकारात्मकता फैलती है, हिंसा से नफरत फैलती है। और उन्होंने कहा था कि हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है। अगर हम हिंसा का जवाब हिंसा से देते हैं तो क्या होता है कि एक पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो एक आंख के बजाय दूसरी आंख फोड़ दो, ऐसे वाले भी उदाहरण दिए जाते हैं। तो उन्होंने सभी चीजों को, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप गांधी जी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको एक दूसरे के साथ समग्र रूप में देखें। जब आपको सत्याग्रह के लिए लिखने के लिए कहा जाता है तो आप उसमें सत्य की भी थोड़ी सी चर्चा करें, आप उसमें अहिंसा की भी थोड़ी सी चर्चा करें। और उन जैसे एक पैरा आप सत्य पे लेते हैं, दूसरा अहिंसा पे लेते हैं, फिर उसके बाद आप सत्याग्रह पे आ जाते हैं। और फिर सत्याग्रही कौन है और सत्याग्रह का एज ए टूल गांधी जी ने कैसे यूज किया उसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उसके ऊपर आप बाद में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जब आप एक लेख लिखते हैं तो उसमें आपको उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी देना होता है कि आपने सत्याग्रह और सत्याहिंसा की तो चर्चा की, लेकिन क्या ये संभव है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति इसको अपना ले? ये हर व्यक्ति के लिए अपनाना इतना आसान नहीं है। तो जब आप इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत आदर्शवादी परिकल्पना है और ये बहुत अच्छी परिकल्पना है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर इसका समावेश हो जाए ये इतना आसान नहीं है। और गांधी जी भी कहते हैं कि आपके अंदर ये तभी आएगा जब आप इसके लिए प्रयास करें। ये ऑटोमेटिकली किसी व्यक्ति के अंदर पहले से ही भगवान ने नहीं भेजा होता है, इसको प्रयास करके हमको अपने अंदर लेना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको सत्याहिंसा और सत्याग्रह के लिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। सर माइक म्यूट है आपका सर। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो सत्याग्रह जो विषय था, जो टॉपिक था, उस पे काफी विशद चर्चा हुई और आपको जो भी सलाह दिया गया है, हम लोग उस हिसाब से अगर चलते हैं और निबंध में उन सभी चीजों का समायोजन करते हैं तो हमें अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसे आप नोट भी करिए कि ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। जैसे क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात हुई अंत में, हर निबंध में इस तरह की कुछ न कुछ व्याख्याएं होनी चाहिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन का। जहां तक सवाल है, जो भी टॉपिक है ये सही है गलत है, हो सकता है नहीं हो सकता है, व्यवहारिक है या नहीं है, तो इन सब बातों की चर्चा अगर आप बात में करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो विषय की समझ है या विषय की जो पकड़ है वो काफी अच्छी है आपकी। अब हम जो दूसरा विषय है उस पे चर्चा के लिए हाँ सर। विकास है ग्रुप में ना? यस सर, यस सर। विकास कैन स्टार्ट। हाँ प्लीज, हाँ स्टार्ट करो। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं विकास कुशवाहा सतना से हूँ। मैं महात्मा गांधी के दो सत्य और अहिंसा गांधीवाद के दो स्तंभ हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो हमसे आता है। महात्मा गांधी एक अच्छे नेता थे। हमें उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी का जन्म, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। पेशे से गांधी जी एक वकील थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्य और अहिंसा अपने उपकरण के रूप में अपनाए। आजादी मिलने के बाद गांधी जी 5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी।
लेकिन उनके सत्य और अहिंसा के आदर्श अभी भी 21वीं सदी में प्रासंगिक है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आदर्शों को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश औपनिवेश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में का नेतृत्व किया। जब भी हम गांधी जी के बारे में मतलब जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में दो शब्द आते हैं, सत्य और अहिंसा। क्योंकि गांधी जी सत्य इन दो आदर्शों के विश्वासी थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य शब्द और कर्म में सापेक्ष सत्यता है। गांधी जी का कहना था सत्य पूर्ण सत्य परम वास्तविकता होती है पूर्ण सत्य में। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, उन्होंने बताया कि अहिंसा अहिंसा का अर्थ पूर्ण निस्वार्थता है। गांधी जी का कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ यह है कि कोई स्वयं को जानना चाहता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना होगा जो दूसरे उसे पूरी तरह सुरक्षित समझ सके। गांधी जी के लिए अहिंसा एक नकारात्मक अवधारणा नहीं थी। गांधी जी बल्कि अहिंसा को प्रेम की सकारात्मक भावना मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की भावना को दुनिया के सामने पेश किया। सत्याग्रह आग्रह सत्याग्रह आग्रह पेश किया। सत्याग्रह आग्रह का अर्थ सत्य के प्रति समर्पण, सत्य और दृढ़ रहना और असत्य का सक्रिय रूप से विरोध करना है। गांधी जी के अनुसार एक सत्याग्रही को सत्य और अहिंसा को अपने पथ के रूप में मानना चाहिए। गांधी जी इसके अलावा एक सत्याग्रही को एक पवित्र जीवन जीना चाहिए और अपनी संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। गांधी जी ने इन्होंने अपने इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दिए जो बताते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन और राजनीतिक यात्रा में उन्होंने उनमें मतलब गांधी वॉइस कट रही विकास की। यस सर, नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। एक असहयोग आंदोलन की वापसी भी दी जो आकाश हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और अहिंसा के कुछ बारे में बताया बहुत। अहिंसा, उन्होंने अहिंसा का भी समझाया अर्थ। अहिंसा का अर्थ समझाया कि नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। अहिंसा मतलब मन, वचन, कर्म में किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना और कष्ट पहुंचाने का विचार भी न लाना, इसका नकारात्मक अर्थ है। जबकि सकारात्मक अर्थ में अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवा भाव रखना शामिल है। महात्मा गांधी की अहिंसा निम्न विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा जो उसमें से अहिंसा की कुछ विशेषताएं भी हम जानेंगे। अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है, यह मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। इस प्रकार हिंसा पशु संबंध है। अहिंसा दूसरा टॉपिक, अहिंसा व्यवहारिक नहीं है बल्कि वह एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है। जिस हिंसा से तात्कालिक और एक पक्षीय समाधान हो सकता है, किंतु स्थायी तथा सर्वस्वीकृत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा और कायरता समानार्थक नहीं है। अगर हमें हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हिंसा को चुनना बेहतर है, क्योंकि अहिंसा और कायरता में अंतर यह है कि अहिंसा बहुत ऊंचे नैतिक व आध्यात्मिक बल पर टिकी है,
जबकि कायरता विवशता या दुर्बलता से पैदा होती है। अतः अहिंसा का मार्ग चुनना ही बेहतर है। अहिंसा क्योंकि कायरता विवशता या दुर्बलता से पैदा होती है, इसलिए अहिंसा को चुनना बेहतर है। हम अहिंसा के कुछ अपवाद भी हैं। गांधी जी अहिंसा जैनों की अहिंसा की तुलना में लचीली और व्यवहारिक बताए हैं। गांधी जी का कहना है कि चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए की जाने वाली हिंसा उचित है यदि वह केवल मरीज के लिए हित में की जाए। अगर हिंसा और कायरता में ही चुनना हो तो हिंसा चुनना उचित है, क्योंकि कायरता विवशता या दुर्बलता से पैदा होती है, इसलिए अहिंसा को चुनना बेहतर है। सत्य, गांधी जी ने मतलब अहिंसा और सत्य के दो स्तंभ बताए हैं। हमने अभी अहिंसा के बारे में जाना, मतलब बताया कुछ। अब सत्य, गांधी जी के कुछ सत्य शब्द का भी प्रयोग किया। गांधी जी ने बताया। विकास 10 मिनट हो गया आपका जी विवेक। सर। हाँ हाँ, अब क्लोज कर दो, 10-10 मिनट में रहेगा, है ना? 1-2 मिनट में अपनी बात क्लोज कर दो। हाँ जी सर। कुछ और बोलना हो 1 मिनट में बोल सकते हो, 1-2 मिनट में। के बारे में जी सर, सत्य के बारे में मतलब गांधी जी ने सत्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था, सीमित तथा व्यापक। व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर समानार्थक का गांधी जी ने बताया। गांधी जी सीमित रूप से सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म में छल करने से दूर रहे ना। गांधी जी ने बताया सत्य का जो तथ्य जिस रूप में देखा, समझा या जाना गया हो, उसी रूप में बिना कोई संशोधन किए व्यक्त करना सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन किंतु जरूरी है। कठिन इसलिए है कि यह अत्यंत साहस की मांग करता है। गांधी जी इसीलिए सत्य के और अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए व्यक्त किया। सर नमस्कार, हो गया जी सर, 2 मिनट कंप्लीट हो गए। जी, तो अभी जो सत्य और अहिंसा जो मुख्य विचारधारा रही है गांधी जी की, और सत्याग्रह में भी इसकी चर्चा हुई है, कैसे उसका उपयोग किया है, और सत्य और अहिंसा है क्या, जो पैसिव रेसिस्टेंस की भी हम लोगों ने बात की। तो विशेष कर मैं बताना चाहूंगा इस विषय में कि गांधी जी एक वकील थे, ठीक है, और वो अधिवक्ता होने के कारण उनका भरोसा था जो कानून था उस पर, तो कानूनी तरीके से वो तमाम चीजों को लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया कि जो हम ब्रिटिश राज से लड़के नहीं, बल्कि ये हमारा कानूनी अधिकार है और इसको हम लेके रहेंगे, और उसका इस देश को फायदा भी हुआ, अपने देश को, क्योंकि जो यहाँ पर जो लोकतंत्र या प्रोटेस्ट जो होता है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, और भी बहुत सारे कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, या अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा होगा, कई तरह के और आंदोलन होते हैं, तो उसमें जो गांधी की छाप स्पष्ट रूप से दिखती है। और कई देश हमारे साथ आजाद हुए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से या कई और देशों से, लेकिन वहां पर उन लोगों ने जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक मार्ग को नहीं अपनाया, या कहें कि सत्य और अहिंसा पर वो नहीं चले, तो वहां पर आप देखेंगे कभी वहां पर तानाशाह कोई आ जाता है, कभी सैनिक शासन हो जाता है, और वहां पर लोकतंत्र अगर है भी तो सच्चे अर्थों में नहीं है। तो मैं फिर से एक बार इस विषय के एक्सपर्ट आभा रानी जी को आमंत्रित करूंगा कि जो उचित सलाह है विकास जी या विक्रम जी, जो भी उनका नाम है, देने की कृपा करें प्लीज। मैम म्यूट माइक है ऑन आपका। कर। विकास ने चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। उसमें उसने जो चीज जोड़ी थी वो था कि गांधी जी ने अहिंसा की जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अहिंसा जो है
किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि अहिंसा मनसा वचसा कर्मणा, तीनों से भी आपको अहिंसा नहीं करनी है, ना तो मन से करना है, ना वाणी से, और नहीं कर्तव्य से आपको करना है। तो इसको उन्होंने ऐड किया था और ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने ऐड की। दूसरी चीज, चूंकि अब मनसा वचसा और कर्मणा की बात आती है, तो मैं सत्य के बारे में गांधी जी के का जो कॉन्सेप्ट था वो उपनिषद के सत्य चित्त आनंद के कॉन्सेप्ट से आया था, उसको भी मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, जिसका अर्थ है सत का मतलब ट्रुथ, चित्त मतलब नॉलेज, एंड आनंद का मतलब ब्लिस, जो हमको आनंद आता है। तो उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि जब आपके पास सत्य पर आप चलोगे तो आपको सम्यक ज्ञान, जो भगवान बुद्ध कहते हैं, उसकी प्राप्ति होगी और फिर आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। और उसी रास्ते पे आप जाके भगवान को, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके लिए सत्य ही ईश्वर का रूप थे। तो ये चीज जो है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरी चीज जो कि साध्य और साधन के बारे में मैंने पीछे भी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि साध्य जो तब तक सत्य और अहिंसा पर आधारित नहीं हो सकता जब तक कि उसका साधन, वहां तक पहुंचने का मार्ग भी सत्य और अहिंसा पर आधारित नहीं है। तो ये उनके जो गांधी दर्शन जो है, फिलॉसफी है, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है कि सत्य, साध्य और साधन दोनों जो है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होने चाहिए। ये एक चीज मैं आपको मतलब बोलूंगी कि आप इसको ऐड करें, जब भी आप इसके बारे में लेख लिख रहे हो तो आप इसको जरूर ऐड करें। दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने जैसे कि कहा कि मनसा वचसा कर्मणा, आपको अहिंसा जो है फॉलो करना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हिंसा जो है, जैसे कि चूंकि विकास ने इसकी चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि अगर कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। और कहीं कहीं उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि आत्मरक्षा में, और वो उसके साथ उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज विदिन कोर्स कहा था, विशेष परिस्थिति में, मतलब ये नहीं कि हर आत्मरक्षा के समय में आप हिंसा कर रहे हैं तो जायज है, लेकिन जब आपके पास और कोई चारा नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तब हम उस स्थिति में आते हैं जब आपने दूसरे सारे साधन एग्जॉस्ट कर लिए। जैसे कि आपने ब्रिटिश जो है वो पिटीशन दे चुके हैं आप बहुत ब्रिटिश को, और वो ब्रिटिश आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर मीन्स, तब आप यहाँ पे आते हैं। और एक और चीज इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि सत्य अहिंसा के प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने 2 राजनीतिक आंदोलन चलाए थे। एक था असहयोग आंदोलन और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोनों के नामों में फर्क क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने किया था शुरू, तब आपको पता है कि देश में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, रॉलेट एक्ट जैसा जो है कानून पास हुआ था, जिसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का प्रोविजन किया गया था। तो उन सब का विरोध करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और असहयोग आंदोलन का मुख्य फीचर ये था कि हम सरकार से असहयोग करेंगे, हम सरकार की इसके स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हम सरकारी कर्मचारी के तौर पे काम नहीं करेंगे, और हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह का जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था कि मतलब हम सरकार के किसी भी चीजों में उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, और शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन जो भी होता है उसको हम चलाते रहेंगे, ऐसा उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एजेंडा बनाया। बट सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक आगे की चीज थी। उसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके कानून को तोड़ेंगे, इसीलिए उसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और वो उन्होंने कानून को कैसे तोड़ा था, नमक बना के, जो नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने एक दांडी मार्च किया था और जाके कच्छ में जाके उन्होंने सरकार का नमक कानून तोड़ा था, ये कहते हुए कि नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है। और नमक कानून तोड़ने की का जो मुख्य संदेश ये है
कि हर आम आदमी जो है वो ब्रिटिश कानूनों की नाफरमानी करेगा। तो ये दो चीजें आप अपने बिल्कुल ध्यान में रखें कि दोनों मूवमेंट जो थे उनका नाम अलग क्यों था, और दोनों में जो है एक प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा कि असहयोग आंदोलन की अगली स्थिति जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रुकूंगी और दूसरे वक्ताओं को सुनना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, और अब जो तीसरा टॉपिक है अबे तो सर, अब उसके मैं तीसरा टॉपिक, अगर बीच में हम लोग हिंद स्वराज और ग्रामीण आत्मनिर्भरता श्री राहुल राज को इनवाइट कर ले जी तो वो बेटर होगा। उसके बाद सर्वोदय की विचारधारा रेखा से करवाएंगे, राजरेखा से। जी तो राहुल आप जुड़े हो? जी सर। हाँ, आप शुरू कीजिए। राहुल ने अपना ऐसे इंग्लिश में लिख के दिया है, ही इज बीटेक एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज फ्रॉम गांधीनगर। तो राहुल, आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप बोल सकते हैं। आभा दीदी, इनके साथ एक बढ़िया बात है, इंग्लिश इनका मीडियम है और सिविल सर्विसेज में इन्होंने हिंदी लिटरेचर रखा है। दैट इज ए ग्रेट थिंग ऑफ दैट। राहुल, आप जो चाहे बोल सकते हो जिस बात से, प्लीज। So good afternoon everyone, and I would like to share my screen. Can you enable the screen sharing please? यस, गो अहेड। हाँ राहुल जी, अगर वीडियो हो सके तो ऑन कर। Screen visible? Yes, yes. यस, ओके। So good afternoon everyone. Today's topic is Hind Swaraj and Rural Self-Reliance. So as we already had the essay competition where we had submitted the essay, so I thought let's just get the excerpts from the essay and have a discussion on that. So the next slide is like, what is Swaraj? So Swaraj has a like very broad definition, and even as per Gandhi ji also, his is it changed now? Now it's okay. I hope it's visible now. हाँ, विजिबल है। राहुल, गो अहेड। Yeah, so Gandhi ji also had not a concrete definition of Swaraj. In his book Hind Swaraj, he has mentioned like Swaraj is different for individual. It is more of a self-restraint and control on his desires and everything. As a society, it's more of a independence and control, and as a nation, it's a different thing. So Swaraj has different meanings in different situations, but in a general, if it is like being first of all independent and to be our own control, so that we can Swaraj basically translate to self-rule. So we'll be self-ruling ourselves only when we have control on ourselves and we are independent of others. So that's the Swaraj. Then there are some quotes from him regarding the importance of village. So why he says village is important? So there's one quote like he believes that India lives in the 700,000 villages. Similarly, there are other quotes as well. So this is an important quote from him. Like a person, a village, a country can become independent only by becoming self-sufficient. So it is his definition of Swaraj for villages. And he stressed the need to regenerate villages through economic activities. And he also gives the reason why. The reason is mentioned above. If the villages perish, India will perish too. So it's important, like we don't ignore the villages. We kind of regenerate the villages so that India can also succeed. When we talk about him regarding the industrialization and machinery, there's a misconception that he's against machines. Yes, that's true. Like he's not a supporter of machinery, but it's not like he's completely against the machinery. In the bottom of the slide, if you can see, he says that machinery is lawful, which subserves the interest of all. What he wants is
machinery should not used to generate profit. Machinery should be just to help the reduce the human labor, but not to increase poverty and cut jobs. So as long as machine is just being used to serve humanity, it's good, but it should not lead to job cuts, etc. And how he is going to trying to achieve that thing, the Hind Swaraj, you can say Swaraj in villages. So that's his idea, to have a non-violent order and just an equitable society. One thing I want to add, which is not in this slide, as discussed in the earlier discussions also, that aparigraha, a term was used. So one may doubt, like, how can one earn money and at the same time not earn money? Like, if we don't earn money, we will not progress. But aparigraha is like we should not accumulate money. Then what's the idea? So as mentioned in Jain literature as well, from which Gandhi inspired, that we should behave as a trustee. If we earn something, we should not be consider ourselves as owner of that money or business or whatever, but should act as trustee, like I am just a medium through which these things are going to be distributed to the society again for their welfare. So that's the way you do hard work, you earn money, but do not own it in the way like it's your own property, but just as a trustee. There are some challenges as well, because the present lifestyle we have is in far contrast to what Gandhiji proposed. We are in a capitalistic world where we are rewarded for our hard work in form of money, and the desire for money is increasing day by day. So as we have seen in the recent examples, like Sri Lanka turned organic within a month, and what had it resulted? So sudden departure from any existing setup would lead to a collapse. So we cannot just immediately switch to his ideas, but as long and planned manner, we can absolutely implement his ideas. So there are some ways ahead which we can look up to, like implementing the core ideas. So what was the core idea? Non-violence, aparigraha, and Swaraj, empowerment of villages. So first of all, we should propagate like discussions like this that we are having right now. We are propagating the ideas of Gandhiji and Swaraj. This way, the people will know and implement in their life. Similarly, we can do these type of things in school and curriculum, and also the idea of in a self-dependent villages. There should be schemes like we have some, and we need some more as well. Like we have Pradhan Mantri Mudra Yojana, Matsya Sampada Yojana, which are kind of empowering our villages, as we can see in our country today. So these are some of my ideas, not my ideas, but on my views, like how we can lead our society to a Gandhian society. So these are some of the links I used for the details I mentioned here. So thank you everyone. Any question if you have. तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब मैं इसके बारे में अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो मेरी एक डिग्री है एमए की पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें तो उस सिलसिले में मैं यूरोप में लगभग 1 महीने जाकर 2 जगह में गया हुआ था, एक तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में और दूसरा। अबे सर आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। हाँ हेलो, यस जी। तो मैं बात कर रहा था कि एक डिग्री मैंने लिया गवर्नमेंट सर्विस में, स्पॉन्सर गवर्नमेंट ने किया था, एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2 यूनिवर्सिटीज में, हालांकि हम लोग कई जगह गए थे, कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी, तो 2 यूनिवर्सिटी में गए थे। एक कॉलेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ब्रूज एक जगह बेल्जियम में, और एक बर्लिन यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर जो हिंद स्वराज का कंसेप्ट है वो उस पर रिसर्च चल रहा है बेसिकली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हो सकता है कि हम लोगों को पता नहीं हो, लेकिन अभी जो तात्कालीन स्थिति है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हम लोग क्या है, पूरी दुनिया एक दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल
विलेज की हम लोग बातें करते हैं। तो रूस ने क्या किया कि अभी सारे जो सप्लाई लाइन था, उनके गैस पाइपलाइंस थे, यूरोपियन कंट्रीज को, उसको बंद कर दिया। तो वहां पर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। बेल्जियम में हम लोग गए थे, तो वहां पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उसके पीछे कोयला था, उसके जड़ में। वहां कोयला पूरी तरह से खत्म हो चुका है ही नहीं, जिस पर कि जिसको एनर्जी के सोर्स के रूप में काम चला सकें। और दूसरी तरफ जो ये है, गैस को उन्होंने बंद कर दिया रशिया ने। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो यहाँ जो आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो बेसिकली अगर हम पहले जाकर देखें, आज से लगभग 100 साल पहले जाकर देखें, तो हमारे गांव कुछ इस तरह के थे कि 80% तक जो भी चीजें हम लोग कंज्यूम करते थे, तो गांव के कम्युनिटी के द्वारा ही उस व्यवस्था में वहां पर उत्पादन होता था। किसान जो है अन्न उपजाते थे, और जो मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, धातु के औजार, तमाम तरह की चीजें, जो कपड़ा पहनने के लिए, हर चीज उसी गांव के दायरे में ही उसकी उत्पत्ति होती थी और वहीं पर कंज्यूम होता। तो ये जो विषय है अब काफी आधुनिक विषय हो चुका है, क्योंकि अब लोग ऐसे एनर्जी सोर्सेस की खोज कर रहे हैं जिससे कि लोकल लेवल पर हम उस सिलसिले में आत्मनिर्भर हो सकें। कोई ऐसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो जो कि खत्म हो जाए तो एनर्जी का सोर्स चला गया, या किसी दूसरे देश पर हम निर्भर नहीं। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है, और भी कई एस्पेक्ट हैं। तो मैं फिर से एक बार जो एक्सपर्ट हैं आभा रानी जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ इस विषय के लिए। थैंक यू। हिंद स्वराज के बारे में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही पतली सी एक किताब है, और जो कि 1905 या 6 इसके बारे में थोड़ा सा विवाद है कि ये कब प्रकाशित हुई थी। इस बुक में टोटल 20 छोटे छोटे चैप्टर है, और ये बुक जो है एक डायलॉग के रूप में लिखी गई है कि एक जो है व्यक्ति है, वो एक न्यूज़पेपर या जर्नल के एडिटर को पत्र लिखता है और वो उससे संवाद करता है। तो ये लिखी गई पुस्तक भी बड़े रोचक ढंग से लिखी गई है, और मेरा आग्रह रहेगा कि सब लोग इसको जरूर पढ़ें। तो हिंद स्वराज में बेसिकली जो हम चीजें देखते हैं वो 3 चीजें देखते हैं। पहली चीज कि गांधी जी ने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसको हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, पश्चिमी सभ्यता जिसको कहते हैं, उसकी उन्होंने क्रिटिक की थी, आलोचना की थी कि भाई भले ही हर जगह इनका डंका बजता हो, लेकिन ये जो इसमें सारी चीजें हैं, सारी चीजें क्या, उन्होंने एक सिरे से उसको खारिज ही कर दिया। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इवन रेलवे सिस्टम की, इवन जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की है, प्रोडक्शन सिस्टम, हर चीज को उन्होंने खारिज कर दिया। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारा खुद का इंडिजिनस, जो हमारा हिंदुस्तानी जो हमारा सिस्टम है, वो वेस्टर्न सभ्यता से कहीं ज्यादा अच्छा है, और अगर हम सही मायने में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसको छोड़ के हमें अपने हिंदुस्तानी तरीके पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज जो थी कि उन्होंने ये बताया कि उसमें ये पुस्तक में उन्होंने ये बताने की कोशिश की, जो स्वराज की हम बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिश हमें यहाँ से छोड़ के जाएंगे और स्वराज हमें मिलेगा, उस वक्त जो है वो उसका नेचर और स्ट्रक्चर क्या होगा, कि किस तरह के काम हम करेंगे और किस प्रकार से उसको करेंगे। और उस सिलसिले में एक और बहुत पतली सी बुकलेट है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उसको कैसे करेंगे इसके बारे में गांधी जी ने उस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में काफी छोटे छोटे बिंदु दिए हैं जिन पे चल के हम ये स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें से 2-4 चीजों का मैं मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि कम्युनल यूनिटी, उन्होंने सबसे पहले जो है सांप्रदायिक जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, अस्पृश्यता का जो है वो निवारण होना चाहिए, हर कोई जो है वो खादी को पहने, अपनाए, और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो, वो उन्होंने कहा था बुनियादी शिक्षा का उन्होंने चर्चा की है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा इस तरह की हो जो रोजगार में परिणत हो। यहाँ पे जो है शिक्षित बेरोजगार की जो लाइन लग रही है, उस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमें गांधी जी का ये जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का, ये काफी रेलिवेंट लगता है आज की तारीख में। और जो 5वीं बात उन्होंने की थी वो थी औरतों के उत्थान की, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात की थी उन्होंने कहा था कि बाकी और कई चीजें हैं
बट अगर ये 5 चीजों का हम अपने जो प्लान ऑफ एक्शन में नहीं शामिल करेंगे तो हम उस स्वराज को कभी नहीं पा सकते जो कि हम पाना चाहते हैं। तीसरा जो पार्ट है इस किताब का वो है कि इसको हम पाए और इसको सस्टेन कैसे करें। तो ये 3 चीजें हिंद स्वराज किताब के अंदर हमें मिलती है। और काफी सारी चर्चा हिंद स्वराज के बारे में की गई कि भाई जो गांव होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र होगा, मतलब वहीं पे उत्पादन होगा। गांधी जी ने ये भी ध्यान दिया कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी जैसे शब्द तो होने ही नहीं चाहिए इस देश में। अगर कोई इंसान है तो उस जब वो शिक्षा प्राप्त करके आए तो उसको कम से कम एक हुनर उसके अंदर हो जो वो अपने हाथ से काम कर सके। और इसके लिए उन्होंने हथकरघा और कई जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने काफी बल दिया था। उन्होंने पूंजी को कहा था कि पूंजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो पूंजीपति जो है इसका प्रयोग करें लोगों की भलाई के लिए। इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रस्टीशिप, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको भी कभी मौका मिले तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि हमारे समय सिविल सर्विस में वो एक थ्योरी थी जो हम गांधी जी के बारे में पढ़ते थे। उसके अलावा जो इसके 2 क्रिटिक हुए हैं बेसिकली, जब अपार्ट फ्रॉम कई लोगों ने किया, जो तो मुख्य गांधी जी के रहते हुए हुई थी। एक वाइबर्ग करके उनके सहयोगी थे साउथ अफ्रीका। उन्होंने जब ये किताब पब्लिश हुई थी तो उन्होंने इसका क्रिटिक लिखते हुए गांधी जी को पत्र लिखा था, कहते हुए कि गांधी जी आधुनिक सभ्यता में हर चीज खराब ही नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, डेमोक्रेसी है और लोगों को अपनी बात कहने की आजादी है, स्वतंत्रता है। ऐसे उन्होंने गांधी जी ने फिर उनका प्रत्युत्तर भी दिया था। तो वो सब चीजें हिंद स्वराज के आजकल के जो पब्लिकेशन उसमें आती है। और जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिटिक की थी वो थी हमारे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो गांधी के जो विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट से वो अग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना जरूरी है और जो शहर का विकास होना भी जरूरी है, केवल गांव के विकास करने से हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी ने नेहरू जी को भी उनके क्रिटिक का जवाब दिया और उसके आगे लिखा है कि इसके बाद नेहरू ने उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो हमें मान लेना चाहिए कि गांधी जी जो कह रहे थे वो अंतिम है। बट हिंद स्वराज की जब आप विवेचना करते हैं, आलोचनात्मक जब उसके बारे में लिखते हैं, तो हम ये जरूर लिखें कि जो सस्टेनेबिलिटी पे आजकल जो चर्चा हो रही है उसमें गांधी के हिंद स्वराज की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी बात करते हैं, जैसे कि अभी अभय जी ने भी बताया कि बाहर इस पे शोध हो रहा है, तो इसके ये काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम इसको लें तो उसमें हिंद स्वराज की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते समय इसकी चर्चा जरूर करें। और गांधी जी का विलेज सेंट्रिक जो अप्रोच था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसको हम काट नहीं सकते। तो ऐसी कई चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी। और मेरा आग्रह पुनः आप लोगों से है कि ये दोनों किताबें जो बुकलेट है, बेसिकली हिंद स्वराज एक पतली सी किताब है और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक बुकलेट है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको गांधी जी का पॉलिटिकल और सोशल जो प्रोग्राम है वो उसकी आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है और आपको आपका प्रश्न का उत्तर लिखने में काफी ज्यादा आसानी उससे होगी। मैं इतना ही ऐड करना चाह रही थी। थैंक यू दीदी। अब 3 ग्रुप बाकी है अपने पास। एक ग्रुप है सर्वोदय की विचारधारा, राजरेखा सतना से है, वो बोलेगी। एक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की रणनीति, विजय मौर्य दिल्ली में रहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो बोलेंगे। तीसरा है गांधी एक जननायक, इस पे 2 बच्चियां, एक रश्मि कुशवाहा आगरा से और एक अनामिका सतना से, इन दोनों ने लिखा है, दोनों ज्वाइंटली बोलेंगी। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 5-10 मिनट दे के करवा दें। 40 मिनट का टाइम है, तो 20 मिनट में ये लोग कर दे, फिर 20 मिनट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो जस्ट मैं बोलना चाहता हूं, राजरेखा, यू आर रेडी? जी सर। राजरेखा, तुम्हारा टॉपिक है सर्वोदय की विचारधारा। जी सर। तो तुम इस पे अगर वीडियो ऑन होता है तो ठीक है,
और नहीं ऑन होता है तो बिना ऑन किए बोल सकते हैं। दीदी मैं बताऊंगा अभी एक बच्चा जो पहले बोला है सत्य और अहिंसा पे, विकास मौर्य, विकास और ये राजरेखा दोनों भाई बहन हैं, एक ही वीडियो से बोल रहे हैं, एक ही घर से बोल रहे हैं, तो इनकी एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। सी इज डूइंग MSc एंड वो जो विकास है वो BSc कर रहा है। तो राजरेखा, सर्वोदय की विचारधारा, योर टॉपिक इज देयर, प्लीज स्टार्ट अप करो। Yes, sir. Good morning, sir, and good morning, ma'am. सर मैं सर्वोदय की विचारधारा पे कुछ वर्ड बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी के बारे में परिचय दूंगी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक ग्रामीण स्थान में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी माना जाना जाता है। और जो गांधी जी थे तो उनको उनके असाधारण कार्य और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की जो है तो सोच बदल दी थी। उनके द्वारा इनका जो मेन लक्ष्य था तो आजादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी ने स्वतंत्रता और शांति के लिए जो लड़ाइयां शुरू की, इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की। अगर मैं इसमें सर्वोदय की विचारधारा की बात करूं तो इसका मीन्स है कि सार्वभौमिक उत्थान या कि सभी की प्रगति है। गांधी जी का जो यह सिद्धांत है तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जो जॉन रस्किन की पुस्तक इनटू द लॉस्ट से प्रेरित था। यह एक ऐसे वर्गहीन या जाति विहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह को उसके सभी विकास या सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिले। इसमें किसी भी वर्ण, किसी भी धर्म या जाति, भाषा के आधार पर ना ही किसी समुदाय का तो संहार हो और ना ही बहिष्कार हो। यह गांधी जी द्वारा एक ऐसा विचार है जिसमें सभी के लिए, सभी भारतीयों के लिए एक सभी अवधारणाएं सम्मिलित हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं जो है तो अपने पीछे कोई पंथ या कि कोई समुदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यही कारण है कि जो सर्वोदय की आज एक समर्थ जीवन में या कि समग्र परिवार में और संपूर्ण जीवन का एक पर्याय बन चुकी है। इस विचारधारा का अर्थ है सभी का विकास करना और यही भारत का एक पुराना आदर्श है। और इसके अनुसार जो भी समाज की रचना होगी उनका आरंभ जो है तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के शुद्धि पर ही हो सकती है। जो नियम व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति के से साधन है वे जब सामाजिक जीवन में व्यवहार में होंगे तभी एक समाज, सर्वोदय समाज बनेगा। और इसका जो प्रारंभ है उसका हम अपने निजी जीवन से करेंगे। और क्योंकि सर्वोदय समाज की विषमता को अहिंसा से ही मिटाना चाहता है। गांधी जी के द्वारा इसमें 3 आधारभूत तथ्य थे। पहला तो ये था कि सबके हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो एक न्याय का कार्य है वह भी वकील के समान ही मूल्यवान है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से स्वयं की आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होता है। थर्ड उन्होंने बताया कि श्रमिक का जीवन ही एक जीने मात्र योग्य जीवन है। तो गांधी जी के इन तीनों कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सर्वोदय की विचारधारा है इसका अर्थ सबकी समान उन्नति है। और जो सर्वोदय की विचारधारा का उद्देश्य है इसमें एक व्यक्ति में आत्म संयम की भावना विकसित करना और शोषणहीन समाज की स्थापना को प्रयास करना। और तीसरा यदि हम कहें तो मानव समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना। सर्वोदय की जो विचारधारा इसके ये कुछ तथ्यों के आधार पर भी निहित है। पहला तो पारिश्रमिक की समानता और प्रतियोगिता का अभाव, विकेंद्रीकरण करना। इसमें समाज अपने व्यक्तियों को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहता है कि राजरेखा तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो रहा है, 2 मिनट में क्लोज करना होगा, है ना? ऐसा बोलना है कि जितना टाइम है उसमें यूज करना। हाँ 2 मिनट। हाँ ओके सर।
सर्वोदय की जो विचारधारा है, यह व्यक्तियों को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहता है कि व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने साहस और धैर्य को कसे रहे, उसको बनाए रखे, उसको त्यागे नहीं। मैं लास्ट एक लाइन और बोलना चाहूंगी। सर्वोदय की विचारधारा जो है तो किसी भी सत्ता का विकेंद्रीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से करना चाहता है। अर्थात किसी एक क्षेत्र में किसी भी कार्यों को समान रूप से उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। हाँ, यस तो सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो दूसरा अगला विषय है, जो कि गांधी जी की रणनीति पर है, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की रणनीति। तो उसके जो स्पीकर हैं, तो वो कृपया आप शुरू करें, प्रारंभ करें। विजय मौर्य, विजय हो आप विजय ना? मौर्य। जी जी हाँ हाँ। विजय, प्लीज जी, अपना सर। हो वो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके हाँ, सर। विजय दिल्ली से हैं, वीडियो ऑन करके बोलेंगे। ही इज Yes, sir. बीटेक। वेलकम विजय। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा विषय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की रणनीति पे है। मैं सर सीमित समय है, इसलिए मैं 5 मिनट में ही खत्म करूंगा। तो महात्मा जी। गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन तकनीकों का प्रयोग किया, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सत्याग्रह एवं अहिंसा। उन रणनीति कि वो जन जन उनके आविर्भाव से भारतीय स्तर पर सारी जनता का योगदान पाए। इसमें कुछ कोटेशन दिए गए, जैसे गौतम बुद्ध का है, सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय कर पाए या उसकी शुरुआत ही न कर पाए। महात्मा गांधी जी ने खुद ही कहा था, सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। और अहिंसा के बारे में वेद व्यास जी ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा पर यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का देखें तो ऐसे योगदान अतुलनीय है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से लड़ते हुए संघर्ष का एक नया रूप, असहयोग और एक नई तकनीक सत्याग्रह का विकास किए थे, जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजमा सकते थे। इस प्रकार वो 1915 में जब गांधी जी का यहाँ पर गांधी जी का आगमन होता है भारत में, तो उन्होंने सत्याग्रह विजय चाहो तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लो कृष्ण तो आवाज क्लियर होगी। कहने पे वो 1 वर्ष तक पूरे भारत भ्रमण करते हैं और वो जायजा करते हैं कि हाँ यहाँ पे मूल है। और चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में मजदूरों का हड़ताल और खेड़ा आंदोलन, इस प्रकार वो जब भारत में आगमन होता है, देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में वचन देकर अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के प्रति अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया था। इसमें गांधी जी क्षुब्ध हो गए थे और फिर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था को अपना पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य देकर संघर्ष में कूद पड़े थे। गांधी जी सन 1919 में उसी समय रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट, इस कानून में ये काला कानून था, जिसमें बिना बताए ही उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा था। और गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांव में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत में वहीं बसता है। 1919 में मार्च अप्रैल तक जनता जागृत हो गई थी और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्य की गिरफ्तारी के विरुद्ध हुआ था। उन्होंने 1919 से 1922 में, उसमें 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1922 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें गांधी जी ने अपना समर्थन दे दिया। और 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हो गई, जनता को आधुनिक रणनीति से परिचित कराया गया, जनता में आजादी की भूख जगी और इसको स्थगित किया गया चौरी चौरा कांड की वजह से, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जेल में जला दिया गया था। और ये असहयोग आंदोलन के बाद इनको 6 साल की सजा दी गई थी, जो उस समय यरवदा जेल में 6 साल की सजा दी गई थी। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया, जो 12 मार्च 1930 को साबरमती में दांडी मार्च किए, जो कानून
नमक कानून को तोड़ने के लिए फिर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अयोग्य आंदोलन करते हैं और ये 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो एरवदा जेल में बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद एक 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया और जो रिहा कर, तो 1931 में गोल में सम्मेलन होता है, जो द्वितीय गोल में सम्मेलन गांधी जी भाग लेते हैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, जो बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक के संबोधित करते हुए दिया गया था। सर हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो अंतिम विषय बचा हुआ है, गांधी एक जननायक, इस तरह से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया पूरे भारत के मास के साथ, जो भारत की जनता है। तो उसको इस विषय को लेकर अनामिका और उनके साथ एक और हैं छात्रा रश्मि और अनामिका, दोनों एक आगरा में एक सतना में है, दोनों ने आर्टिकल दिया। रश्मि और अनामिका आप दोनों लोग हो ना? यस सर। हाँ, एक एक करके 4-4 मिनट में आप दोनों लोग अपना बोल दो। रश्मि और अनामिका, पहले अनामिका बोल देती, फिर रश्मि, आप दोनों लोग स्टार्ट करो प्लीज। जी सर। आदरणीय एस के कुशवाहा सर एवं सभी टीचर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी जी के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करने जा रही हूँ, जिसमें हम हमेशा सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्यारे बापू का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई था, जो धार्मिक स्वभाव वाली सीधी सादी महिला थी। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा में सफल होने के बाद वे इंग्लैंड गए और सन 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत आने पर गांधी जी ने मुंबई में बैरिस्टरी शुरू कर दी। गांधी जी सबर कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों से काफी प्रेरित थे। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें गोरे लोगों के बराबर दर्जा देने की मांग की। भारतीयों के लिए गांधी जी ने सन 1894 में मूल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। बाद में उन्होंने अफ्रीका के स्वदेशी लोगों के मतदान के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और वोट देने के अधिकार के लिए कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। गांधी जी को एक राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया। इसमें गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे। गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए सत्याग्रह को अपना प्राथमिक हथियार बनाया था और अहिंसात्मक हथियारों के सामने अंग्रेजों की कुटिल और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के सच्चाई के सामने ब्रिटिश झुक गए और भारत छोड़ दिया। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी जी ने कुछ नेतृत्व किए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय सभी सामाजिक समूहों के लोग महात्मा गांधी या बापू के नाम के एक शासन पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। धार्मिक और जाति मत भेदों को भूल गए। अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने उनके सख्त पालन ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई। उनके पास अभी भी दक्षिण अफ्रीका में कई समर्थक हैं। आज भी दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए तो उनकी कई मूर्तियां स्थापित है, जहां उन्होंने मूल अफ्रीकी निवासियों और भारतीय निवासियों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता के लिए भारतीय लड़ाई में उनका योगदान अभूतपूर्व था। यह अभी भी माना जाता है कि अहिंसा और सत्याग्रह की कुटिल नीति के कारण भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। आपके गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में महात्मा गांधी ने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों को सख्ती से पालन किया। गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ भारत के लोगों के दिलों पर राज किया। वे देश में साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के 2 भागों में विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान। इसको लेकर यह निराश थे। भारत
के बीच से एक दूरदर्शी यकीन भक्षक चला गया। आज गांधी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके अलावा आदर्श सिद्धांतों को हम मानते आ रहे हैं। हम गांधी जी के हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच हैं। हम सभी भारतवासी उनके विचारों से शिक्षा को लेकर अपने जीवन को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। हम सभी भारतवासियों के दिलों में हमारे प्यारे बापू हमेशा ही जीवित रूप में रहेंगे। आज हम उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। टाइम को देखते हुए मैंने मेन पॉइंट बोला सर। थैंक यू। अब रश्मि, प्लीज डू योर प्रेजेंटेशन प्लीज। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं गांधी एक जन नायक पर निबंध आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। भारत के सभी महान लोगों में महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। महात्मा गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी महान शक्तियों में से एक ब्रिटिश राज का अहिंसा बहिष्कार किया और इस भारत को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद भी पूरी दुनिया उन्हें अपना आदर्श मानती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिम तट पर एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ। उनका जन्म वैश्य जाति के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़े और उनके 2 भाई और एक बहन, वह सबसे छोटे थे। जब गांधी जी स्कूल जाते थे, जब भी 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से करवा दिया गया था। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1890 में एक वकील बनकर लौटे। महात्मा गांधी 20वीं सदी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के दम पर न केवल भारत बल्कि विश्व की कई समस्याओं को समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, प्रेम, शुचिता और ईमानदारी का प्रयोग कर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा रूपी दिव्य अस्त्र से अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। उनके द्वारा समय समय पर कई आंदोलनों चलाए गए, जिनके फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में मिली सफलता के बाद गांधी जी सन 1915 में भारत वापस लौट आए। भारत लौटने पर उनका स्वागत किया गया और तब से ही उन्हें महात्मा गांधी कहकर पुकारा जाने लगा। भारत आने के बाद उन्होंने आगे 3-4 साल भारत की स्थिति का अध्ययन किया और किसान एवं श्रमिकों पर लगाए गए भारी लगान व अन्य करों विरोध में लोगों को जागरूक कर एकत्र करना शुरू किया एवं अपने अहिंसा रूपी आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में बढ़ते हुए मशीनीकरण और वैश्वीकरण के खतरों के प्रति विश्व को आगाह कराया था। आज जब भारत सांप्रदायिकता, वैश्वीकरण, भीड़ तंत्र में कई दुष्प्रभावों को झेल रही है, ऐसे में उनकी विचारधारा ही हमें राह दिखा सकती है। महात्मा गांधी का जन्म भारत में, उनकी उच्च शिक्षा दिशा इंग्लैंड में और आजादी का संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कालांतर में महात्मा गांधी ने प्रेरणा लेते हुए नेशनल मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद के खिलाफ विरोध किया, आजाद आवाज को बुलंद किया, जो मानव इतिहास और सभ्यता में मील का पत्थर साबित हुई। महात्मा का जीवन किसी नदी की तरह था जिसमें अनगिनत धाराएं भी शायद ही ऐसी कोई बात हो जिन पर उनका ध्यान ना गया हो और जिनके लिए उन्होंने कोई समाधान प्रस्तुत ना किया हो। और उनका मानना था कि भारत को सच्ची आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्त होकर नहीं मिलेगी, बल्कि अपने भीतर और अपने देश की समस्याओं को सुलझाकर ही सच्ची आजादी प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा, खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और चिकित्सीय ज्ञान के प्रयोग सहित दूसरे उद्देश्यों पर भी काम करना जारी रखा। उन्होंने अफ्रीका में किए गए आजादी के संघर्ष
से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सत्याग्रह और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया। समाज के अंतिम व्यक्ति की फिक्र करने वाले महात्मा गांधी ने ये बात जोर देकर कही थी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमें अपनी इंसानियत कमजोरियों से ऊपर उठना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर समाज की स्थापना कर सके। एक दार्शनिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध और उनके सिद्धांतों से बेहद प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के सत्य, अहिंसा और करुणा को उन्होंने सनातन माना। उनके लिए राजनीति भी एक धर्म था जिसके लिए आदर्शों का होना आवश्यक था। राम राज्य शब्द को लेकर हमेशा से ही एक विवाद बना रहा है। कुछ ही विद्वान उनके प्रयोग को लेकर बचते रहे हैं, लेकिन खुद महात्मा गांधी इसे लेकर हमेशा स्पष्ट और मुखर बने रहे। दांडी मार्च समय ऐसी ही भारतीयों के निवारण के लिए उन्हें 20 मार्च 1930 को हिंद पत्रिका नवजीवन में स्वराज और स्वराज राम राज्य शीर्षक से एक लेख लिखना पड़ा था, जिसमें गांधी जी ने कहा था, स्वराज के कितने ही अर्थ क्यों न किया जाए, तो भी मेरे नजदीक तो उनका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, राम राज्य। यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उनके लिए धर्म राज्य कहूंगा। गांधी जी के लिए राम राज्य का अर्थ मैं चाहूंगा कि ये जो है जल्द से जल्द आप जो मुख्य बिंदु है उसको कह के खत्म करें। राम राज्य का अर्थ उस शासन व्यवस्था से था जिसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा प्रयास था आप लोगों का। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर मेरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि मूल उद्देश्य है कि आपको अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहली चीज जो टॉपिक दिया गया है, देखिए अधिकांश लोगों ने गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, गांधी जी का विवाह कैसे हुआ, कौन उनके माता पिता का नाम था। तो जब आप बड़े स्तर पर कोई निबंध लिखते यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो जो मुख्य रूप से केंद्रित होना चाहिए उस विषय पर, तो इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो लिखा है उसमें गांधी जी के जीवन के विषय में काफी ज्यादा लिखा है, और जो मेन था कि गांधी जी ने किस तरह से नेतृत्व प्रदान किया, या जो ये सर्वोदय पर, या और जो एक और सब्जेक्ट था कि किस तरह से उस पर उन्होंने बोला भी था, ये रणनीति पर कि किस तरह से कैसी रणनीति का प्रयोग किया, तो उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमें सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर मैं बात करूं सत्याग्रह की, तो गांधी जी कुछ व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उसमें एक टॉल्स्टॉय नाम के बहुत बड़े लेखक थे रशियन के, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जब फॉर्म खोला था अपना, तो उसका नाम भी रखा था टॉल्स्टॉय फॉर्म। और दूसरे एक लेखक थे कार्लाइल, तो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अनटू द लास्ट। तो जो सर्वोदय की बात करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उस पुस्तक से उनको प्रेरणा मिली थी। दूसरा टॉपिक था रणनीति की। तो कई बार गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया, फिर उसको वापस लिया, उसके क्या कारण थे। और ये जो टॉपिक है, ये आपको हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, या आपका जीएस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और तीसरा जो सब्जेक्ट था कि गांधी ने किस तरह से नेतृत्व प्रदान किया, जननायक कैसे वो बने, किस तरह से अपने मास के साथ उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या किया सबको पता है, कौन उनके माता पिता थे। तो बेसिक चीज ये है कि उन्होंने जो पश्चिमी जो तौर तरीके थे, पश्चिमी जो ड्रेस था वकील का, उसको छोड़ दिया, और जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति एक मात्र धोती में उन्होंने पूरी जिंदगी उसके बाद काटी,
जो कांग्रेस की सदस्यता थी पहले बड़े बड़े लोगों के लिए हुआ करती थी, तो उन्होंने एक लाया था स्कीम कि 4 आना देकर कोई भी बन सकता था कांग्रेस का सदस्य, जिससे से ज्यादा लोग उस आंदोलन से जुड़ सकें। तो ये सब कुछ चीजें थी और मैं ज्यादा समय एक्सपर्ट को देना चाहूंगा इन सभी विषयों पर बात करने के लिए। तो एक बार फिर से स्वागत है। आभार। थैंक यू। मैं भी बोलूंगी कि प्रयास तो काफी अच्छा था आप लोगों का, लेकिन उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जो हैं उनके बारे में सिर्फ कुछ पन्ने पढ़ लेने से गांधी को हम नहीं समझ सकते। सॉरी मैम, निबंध लेखन की प्रक्रिया भी मैम थोड़ा बता दीजिए, जैसे भूमिका, हाँ, मैं बताती कोटेशन हूँ। और मैं जी मैम। उसी पे आ रही हूँ। तो जैसे कि निबंध हम अगर चलो पहले हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब आप किसी चीज पे आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो उसके थोड़े 2-4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट निबंध का होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपको जो सब्जेक्ट दिया गया, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि सत्य और अहिंसा पे आपको अगर लिखने के लिए कहा गया है तो आप सबसे पहले उस जैसे कि बताया गया गांधी जी के बारे में ना लिख के, गांधी जी के बारे में गांधी जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, ना लिख के कि गांधी जी के फिलॉसफी में, दर्शन में सत्य और अहिंसा का क्या अर्थ था, उसको आप इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर आता है कि उसका एप्लीकेशन पार्ट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी ने केवल उसको दार्शनिक रूप में डिस्कस नहीं किया, उसकी विवेचना नहीं की, उसको वो अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम में उसको उतार कर लेके आए। तो उसको कैसे उतारा, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने कैसे अप्लाई किया, उसके बारे में आप डिस्कस करें। उसके बाद अंत में जो इस गुण दोष विवेचना जिसको कहते हैं उनको आप करें कि जब सत्य अहिंसा से हमारा क्या लाभ हुआ, उसके प्रयोग से गांधी जी ने हमको कैसे आजादी दिलाने में हमारी मदद की, हमको कैसे जागृत किया, हम कैसे उसके लिए तैयार हुए। और फिर अंत में हम वो भी लिखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्यों हम इसको पूरी तरह से प्रयोग में नहीं ला सकते। और अंत में जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, उसमें आप अपने विचार लिखते हैं कि जैसे सत्य अहिंसा पे मेरे क्या विचार है। जैसे गांधी जी के तो ये विचार थे, ऐसे प्रयोग हुआ, लेकिन हाउएवर लास्ट में जो हम निष्कर्ष लिखते हैं उसमें आपको अपना मंतव्य देना है। तो जब आप कोई भी ऐसे लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से बांटिए। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद उसके डिटेल में जाइए, विवेचना करिए उसकी, उसके बाद उसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए, और लास्ट में निष्कर्ष, जिसमें निष्कर्ष का अर्थ होता है आपको अपना ओपिनियन देना है, आप क्या समझते हैं, आपने कैसे इसको समझा है। तो ये 5 पार्ट होते हैं किसी ऐसे को लिखने के, तो इसको आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज मैं जो गांधी जी के बारे में आप लोगों से कहना चाह रही थी, इसलिए क्योंकि गांधी जी हमारे जीवन में बार बार आते हैं और हर बार आते हैं। तो मेरी जो है आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको पढ़ें, और गांधी जी को पार्ट में ना पढ़ें कि भाई सत्य अहिंसा का पढ़ लिया हमने, ट्रस्टी पढ़ लिया हमने, सर्वोदय का कौन सा, ऐसे आप मत पढ़ें। गांधी जी की जीवनी को पढ़ें, और गांधी जी के विचारों में एक जो है ना, आप देखेंगे कि वो इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। जैसे कि जब आप देखते हो कि गांधी जी आते हैं तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था की बड़ी वकालत करते होते हैं और जाति प्रथा को भी सही मानते हैं, और धीरे धीरे अंत में जाके क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर जाति प्रथा अपने आप में सुधार नहीं कर सकती तो इसको जाना ही होगा। तो कभी भी आपको कई ऐसे मौके आएंगे कि जब आपको कहा जाएगा कि गांधी जी तो पता नहीं कितने बैकवर्ड टाइप के आदमी थे, वो जाति प्रथा की वकालत करते थे। मगर आप गांधी जी के जो 1942 के बाद वाले लेख हैं उनको आप पढ़िए, तो उसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की बहुत आलोचना की है, और उन्होंने ये कहा था कि इसको जाना ही होगा, इसके जाए बिना ना तो भारत में प्रजातंत्र आ सकता है, ना ही हमको सही की आजादी मिल सकती है। ना ही तो जो उनका एक कॉन्सेप्ट था सर्वोदय का, जिसमें वो कहते हैं कि देश का हर नागरिक जो है वो इम्पावर्ड हो, वो सही अर्थों में नागरिक बने। तो जब नागरिक का आत्मसम्मान ही नहीं होगा तो उस नागरिक के अंदर अपनी बात कहने की हिम्मत कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीजें जो है हमको 1940 के बाद जो गांधी है उनके लेखों में हमें मिलती है।
तो और दूसरी चीज जो कि मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो आपने असहयोग आंदोलन की बात की थी, उसके बाद जो तीसरा आंदोलन करते हैं उसमें वो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और आप गांधी की जब जीवनी देखते हैं तो आप देखते हैं कि पहले दो युद्ध हुए थे जो ब्रिटिश सरकार लड़ रही थी, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, बोअर वार हुआ था, उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। इवन जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की हम अप्रत्यक्ष रूप से हम उनका खिलाफत नहीं करेंगे और हम उनके साथ ही होंगे, ये कहते हुए कि ताकि जब युद्ध समाप्त हो तो ये हमारे विचारों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करें। लेकिन जब उन्होंने क्या देखा कि विश्व युद्ध खत्म होते ही हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट आ गया, तो गांधी जी ने कहा यहाँ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर आप देखोगे कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस पे भी हामी भरी थी, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात लेके आते हैं तो गांधी जी उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। और 42 में तो वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में अराजकता आ जाए, लेकिन हमें अब अंग्रेज नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता ना करे, इसकी उन्होंने खुली घोषणा कर दी थी। तो आप जब भी गांधी को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप उनको टोटालिटी में पढ़ें कि गांधी के विचारों का कैसे, गांधी एक ऐसा किताब लिख के नहीं रह गए, गांधी जी लगातार उनका डेवलपमेंट होता रहा। और यही कारण है कि लोग उनको तरह तरह की उपाधियों से, और आज भी वो हमारे दिल के उतने ही करीब है जितने की तब की जनता के होते थे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे दो चीज और उल्लेख करना चाहती थी जो लोगों ने छोड़ा है, कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और उनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये दो चीजें आप गांधी जी के बारे में फैक्ट अपने कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं तो इनको जरूर करें, क्योंकि इसके बारे में भी बड़ा कंफ्यूजन है कि उनको महात्मा किसने बुलाया और राष्ट्रपिता किसने बुलाया। सर्वोदय के संदर्भ में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि गांधी जी के का तावीज करके एक जो पीस है उनका राइटिंग का, वो काफी प्रचलित है और कई टेक्स्ट बुक वगैरह में है। तो सर्वोदय का सारा कॉन्सेप्ट ही वहीं पे है। तो जब आप सर्वोदय के कॉन्सेप्ट की चर्चा करें तो उस समय गांधी जी की तावीज की भी उसमें चर्चा करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम कोई सरकारी पॉलिसी या कोई चीज प्रयोग जब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम उस लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति के चेहरे को ध्यान में रखें और ये करें कि क्या उस इंसान तक जो हमारी पॉलिसी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है पहुंच सकते हैं क्या। अगर नहीं पहुंच सकते तो हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है, उसको फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। तो सर्वोदय का मतलब उनका था कि हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति के लिए रोजगार हो, हर व्यक्ति का अधिकार नियत हो, हर व्यक्ति जो है, और साथ में हर व्यक्ति एक नागरिक का कर्तव्य भी निभाए। गांधी जी ने कर्तव्य पर भी जोर दिया था। तो सर्वोदय जब तभी होगा जब हर आदमी अपने कर्तव्य को भी पूरा करेगा। केवल अधिकारों की चेतना से हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो आप जो है जब आप सर्वोदय की बात करेंगे तो उसमें आप इन चीजों का प्रयोग करें, और जो उनके जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उसको भी आप उसमें शामिल करें। दूसरी चीज जो स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ, बिपिन चंद्रा, जो काफी लोग उसको पढ़ते ही हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उस किताब को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको गांधी जी की पूरी जो कथावृत्त गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में है वो आपको वहां से बिल्कुल पूरी तरह से मिल जाएगा और आप उसको आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। चौथी चीज जो जननायक के बारे में जो बात कही गई, कुछ बातें कही गई, कुछ चीजें जैसे कि उन्होंने अपनी भाषा पे ध्यान दिए, ये दिया, प्रमुखता दी। उनको कहा कि जनता से संवाद करना है तो हमें उनकी भाषा में संवाद करना है। तो गांधी पहले लीडर थे स्वतंत्रता संग्राम के जिन्होंने लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर मीडियम, उन्होंने अखबार भी वर्नाकुलर मीडियम में निकाले, जबकि वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। और उन्होंने कहा कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, वो कोई पॉलिसी जो थी उसका सार्वजनिक घोषणा करते थे। अखबार इसलिए निकालते थे ताकि जनता से उनका निरंतर संवाद रहे।
जनता जो है तक उनके विचारों को पहचाने, और ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन टूल था गांधी जी का। और जब आपको पता है कि एक अच्छे लीडर के लिए एक बहुत ही उम्दा कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी चीज है। एक तीसरी चीज थी एम्पैथी, जो अपने आप को गांधी जी दूसरों के शूज में रख के देखना, वो गांधी जी के अंदर बहुत बड़ी कला थी। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने पाश्चात्य वेशभूषा को त्याग दिया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जब जनता ने उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो मैं लास्ट में आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, सुरेंद्र जी का, जिन्होंने कि बहुत अच्छा ये आयोजन किया। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बिना ये सफल नहीं हो सकता था, और काफी अच्छा प्रयास किया है। और जो भी सलाह आप लोगों को मिला है उस पर चलेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। तो लास्ट वर्ड्स के लिए श्री एस.के. कुशवाहा जी। हाँ सर। अभय सर थैंक यू। आदरणीय दीदी का भी आशीर्वाद मिला बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये बोलूंगा कि जितने हमारे बच्चे हैं बहुत ही एक्टिव हैं, 5 जून के बाद से धीरे धीरे निखरते जा रहे हैं। अगर हम लोग इनको ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे तो विद इन 12 मंथ ये बच्चे काफी एक्टिव हो जाएंगे। मेरी सारी बच्चों से बात होती है, बाई फोन बात हुआ है, रश्मि से लेके विजय तक और अभिनव से लेके राजरेखा तक, सारे बच्चों से, सारे एक्टिव है। सबकी एक इच्छा है कि पढ़ के आगे बढ़ के कुछ करना है। तो मेरा आभा दीदी आपसे, अभय सिंह साहब आपसे और सारे लोगों से अनुरोध है कि हम इन बच्चों को इस तरह से प्रमोट करते रहें। कमियां तो बच्चों के लेख में हो सकती हैं, लेकिन उससे बढ़िया है कि इन्होंने प्रमोट किया। गांधी जी खुद कहते हैं कि करना तो पड़ेगा, कमियां होंगी, कमियां दूर होंगी जब आगे बढ़ेंगे तब। तो ये सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अनामिका इसमें एक बच्ची है जो नीट का इस साल एग्जाम दिया था, उसका थोड़ा सा रैंक कम है, जिसे प्राइवेट मिल रहा है, इसलिए उसने छोड़ दिया कि अगले साल गवर्नमेंट में आएंगे तब हम तैयारी करेंगे, ये उसका लक्ष्य है। राहुल राज गांधीनगर में सिविल सर्विसेज के लिए लगा है। राजरेखा है, सारे बच्चों का, मनु चंपारण के पास में रहता है, हमारे देवरिया कुशवाहा छात्रावास में रहता है, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही एक्टिव बच्चा है। तो सारे बच्चों में प्रतिभाएं हैं। आप सब लोगों का, हम सारे लोगों का अगर उनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये बच्चे जैसे आज हम लोग आए हैं, हम लोगों से आगे जाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज गांधी जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर, शरद नवरात्रि के सप्तमी के अवसर पे सभी को शुभकामनाएं देते हैं, सभी को हार्दिक बधाई देते हैं कि जैसा आप लोगों ने किया ऐसा इसको कंटिन्यू कीजिए। और हम लोग अगले संडे फिर मिलेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे, और सबका भला हो, सबका आगे बढ़े।